बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल एक हॉट टॉपिक 7E का जो है ना वो रियल एस्टेट की मार्केट में चल रहा है। बहुत सारे लोगों को 7E जो सेक्शन है इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और ये इम्प्लीमेंट किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ इससे एग्जम्प्ट है, आमतौर पे क्लाइंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा 7E से जुड़े हुए जितने भी सवालात हैं, आज उनके जवाबात लेने के लिए हमने दावत दी है अब्दुल रऊफ साहब को, जो कि रियल स्टेट की टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं और FBR के साथ एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं। आज हमें ये बताएंगे सादा अल्फाज में कि इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 7E है वो कब नाफज हुआ, वो कौन कौन से एरियाज़ में नाफज होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इससे अफेक्ट होती हैं और उसमें जो टैक्स का रेट है वो क्या होता है और उसमें एग्जम्पशन कैसे ली जा सकती है। हमने जो इनसे इनिशियल जो डिस्कशन की है उससे हमें यही अंदाज़ा हुआ है कि ये कोई इतना स्ट्रिक्ट जो ना वो कानून नहीं है, इतनी टफ जो ना ये जो ना शराइत आयद नहीं करता और ना ही ये बड़ा ज़्यादा टैक्स डिमांड करता है। ये बड़ा ईजी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके साथ शेयर हो और हम आपके साथ वो सवालात इनके साथ करेंगे जो आपके जहन में है। अब्दुल रऊफ साहब, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताइएगा कि ये बेसिकली इनकम टैक्स आर्डिनेंस की ये क्लास क्या है और किस चीज़ से ये डील करती है। जी थैंक यू काशिफ भाई, आपने हमें टाइम दिया यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग में। तो बेसिकली सेक्शन 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो हमारा टैक्स को डील कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो इसमें ये इंसर्ट हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 में। फाइनेंस एक्ट 2022 में इंसर्ट हुआ और ये इम्प्लीमेंट हो गया फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। तो सेक्शन 7E बेसिकली तो होल पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है, लेकिन जब ये इंसर्ट हुआ तो इसमें कुछ एक दो इम्प्लीकेशन थी, डिफ़िकल्टीज थी लीगल, जिसकी वजह से लोग कोर्ट्स में चले गए। अच्छा, बेसिकली ये जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है तो इसका मतलब है सेक्शन 7E वो भी पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा। लेकिन जब ये इंसर्ट हुआ तो ये बेसिकली हमारी है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। बाकी इनकम हम अर्न करते हैं, ये डीम्ड इनकम होती है अज्यूम इनकम। तो ये पहला सेक्शन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो डीम्ड इनकम को डील करता है। इस वजह से जो टैक्स पेयर थे वो हाई कोर्ट्स में चले गए मुख्तलिफ, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर पहले स्टे दे दिया। तो अभी रिसेंट जो अपडेट्स है उन्होंने स्टे उठा लिया है और वो कह रहे हैं पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो फिलहाल ये इम्प्लीमेंटेशन के स्टेजेस में है। FBR ने भी सर्कुलर जारी कर दिया कि जितने भी रजिस्ट्रार हैं और सोसाइटी हैं वो जब कोई प्लाट सेल करेगा तो उस पर 7E को इम्प्लीमेंट करें, अगर कोई बंदा इसके नेट में आ रहा है तो। अच्छा, हमें बताइएगा कि 7E के नेट में कौन कौन से जो ना वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनकी क्या मार्केट वैल्यू हो तो जो ना वो इसके ये जो सेक्शन है अप्लाई होता है, और इसमें कोई एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ भी हैं और वो कौन कौन सी हैं, ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा। हाँ जी काशिफ भाई, इसमें जो मेन जनरल कन्फ्यूजन होती है ना, हमारे पास लोग आते हैं अक्सर पूछते भी रहते हैं कि जो 7E है ये टोटल कैपिटल एसेट पे अप्लाई होगा। जो कैपिटल एसेट की टर्म है ये हर सेक्शन के लिए लेता है। वैसे कैपिटल एसेट में हमारे शेयर भी शामिल हैं, सिक्योरिटीज़ भी शामिल है, बॉन्ड्स भी शामिल हैं और गोल्ड भी शामिल है, कैश इन हैंड कैश इन बैंक भी शामिल है। ठीक है, सॉरी, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें ना वो कैपिटल एसेट में शामिल है। लेकिन सेक्शन 7E के रिलेटेड जो कैपिटल एसेट हैं उसमें हमारी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारी लैंड हो गई, प्लाट हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, ये बेसिकली हैं कैपिटल एसेट। आगे जाके फिर मज़ीद इनमें एग्जम्पशन आती है। तो सेक्शन 7E बेसिकली डील कर रहा है कैपिटल, वो कैपिटल एसेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, बाकी इसमें शामिल। तो क्या आपके अब बताइएगा कि क्या जिन घरों में हमारी रहाइश है, जिन बिल्डिंग्स में हमारे दफातर हैं और जो बिल्डिंग्स हमने प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट की हुई हैं, क्या उनके ऊपर भी जो ना ये टैक्स लागू होता है? जी काशिफ भाई, सबसे पहले हमारा जैसे आपने क्वेश्चन किया, अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि उन पे अप्लाई होगा नहीं और इसमें बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो 7E के एग्जाम्पशन में सबसे पहले यही लिखा है बेसिकली कि जो आपका एक घर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उस पर अप्लाई नहीं होना। रेजिडेंशियल के अलावा जिस बिल्डिंग में आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस प्रेमिसेस, वहाँ पे अप्लाई नहीं होना। एग्रीकल्चर लैंड जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। तो बाकी इसके अलावा और जो शोधा जिनको गवर्नमेंट प्लाट अलाउट करती है उन पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो जिस पे अप्लाई होता है आप ब्रीफली बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी जो ना प्रॉपर्टीज़ हैं? हमारा ज़्यादातर कंसर्न जो है ना वो रियल स्टेट की इंडस्ट्री में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो प्लाट्स फॉर सेल होते हैं, जिसकी हम बाइंग एंड सेलिंग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, और क्या उन पे जो ना वो ये जो ना वो लागू होता है, और अगर लागू होता है तो वो किस रेशो से लागू होता है और उसको जो ना वो असेस कैसे किया जाता है?
अच्छा, बाकी जो एग्जामेशन बताई हैं इसके अलावा अगर हमारा कोई, जब हम पहली दफ़ा प्लाट ख़रीद रहे हैं, प्लाट या फ़ाइल ख़रीद रहे हैं, और उस पर पहली दफ़ा जब फ़ाइल हम ख़रीदते हैं तो 236 के 236 के तहत हम टैक्स विदहेल्ड करवाते हैं, तो वो पहला साल भी इसमें शामिल नहीं होगा। जब हमने सेल करना है 236C तब टैक्स कटता है, तो वो भी हमने इसमें शामिल नहीं करना। बाकी आपका सवाल जो है बाकी इसमें रह जाते हैं, हमारी कोई प्लाट आ गया, फ़ाइल आ गई हैं, उनकी अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू मैं कह रहा हूँ, ये अब याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 25 मिलियन से ज़्यादा होगी तो फिर 7E अप्लाई होगा। अगर 25 मिलियन से कम होगी फेयर मार्केट वैल्यू तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा रऊफ साहब, एक तो फेयर मार्केट वैल्यू बता दीजिएगा कि वो कैसे जो ना असेस होती है और उसको जो ना वो असेस करता कौन है। जी भाई साहब, जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये बेसिकली FBI ने हर एरियाज़ में अपनी वैल्यू दी हुई है। फेयर मार्केट वैल्यू से वैसे लोग ये टर्म ले लेते हैं जो मार्केट वैल्यू है वो फेयर वैल्यू है, वो नहीं होता। FBI ने हर एरिया में अपनी अलग वैल्यू दी हुई है और वो FIR की वेबसाइट में मौजूद है। तो जर्नल में आपको वैसे बता दूँ ब्रीफली, फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उससे कम होती है, और जो DC वैल्यू जिस पर हम रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप ये बस ध्यान में रखना है, जो हमारे DC रेट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर एग्रीगेट 25 मिलियन मीन्स 2.5 2.5 करोड़ अगर इतने किसी के पास एसिड हैं, वो जो मैंने एग्जाम्पशन बताई है वो निकाल के, तो फिर उस पर 7E इम्प्लीमेंट होगा। तो अब आगे वो खुद आप सोच रहे हैं कि कितने को रह जाते हैं पाकिस्तान में इंडिविजुअल जिनके पास ये इतने हैं। आम इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा सपोज़ के मेरे पास जो है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक 2.5 करोड़ पे के एसेट हैं। अब मुझे प्रैक्टिकली बताइएगा कि ये एसेट जो है ना वो मैंने कब ख़रीदे होंगे तो मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, और कब किस साल में मैंने ख़रीदे होंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं हो। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जितने मैंने एग्जाम्पशन बताई हैं वो निकाल के अगर आपके टोटल एसेट 25 मिलियन, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन बन रही है, तो फिर आपको सेक्शन 7E आप पे अप्लाई होगा। वो जो 25 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू है, सेक्शन 7E कहता है वो उसका 5%, फेयर मार्केट वैल्यू का 5% आपकी डीम्ड इनकम होगी। डीम्ड इनकम मतलब आप इससे ये कर लें कि अज्यूम इनकम होगी। बाकी इनकम आप जब अर्न करते हैं तब उस पर टैक्स लगता है, जैसे बिजनेस होगी, जब प्रॉफिट आएगा तब मैं टैक्स दूंगा। एक सैलरी इंडिविजुअल है, उसने सैलरी जब अकाउंट में आ रही है तब वो टैक्स दे रहा है। एक बंदा प्लाट सेल कर रहा है, जब उसने सेल किया अगर उसको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वहाँ पर वो टैक्स देगा। लेकिन ये सेक्शन 7E ऐसा है, ये डीम्ड हमारी इनकम अज्यूम कर लेते हैं। आपके पास प्लाट पड़े हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% वो आपकी होगी डीम्ड इनकम। अब अगला क्वेश्चन होता है कि डीम्ड इनकम पे टैक्स कितना होगा। 5% डीम्ड इनकम होगी, उस पे आगे फिर 20% वो सेक्शन 7E का टैक्स होगा। वो अगर हम सिंपल वर्ड में आपको बता दें तो फेयर मार्केट वैल्यू का 1% बनेगा। अच्छा रऊफ साहब, एक तो मुझे जो ना ये चीज़ जो ना कुछ समझ आ रही है कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले के ऊपर 7E अप्लाई नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बेचने वाले के ऊपर जो है ना वो 7E अप्लाई होता है। बिलफर्ज मैंने आज से 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो उसकी उस वक्त जो ना वो मार्केट वैल्यू 50 लाख थी, लेकिन अब वो जो है ना वो उसकी फेयर वैल्यू जिस तरह आपने कहा है वो 2.5 करोड़ पे हो गई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है। तो उनमें से मैं एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, तो क्या वो सारी प्रॉपर्टीज़ के एंगेज जो है ना उसका टैक्स जो है ना वो जो ना अदा हो गया है, या जब मैं हर दफ़ा जो है ना वो मैं उसकी जो ना 2.5 करोड़ की फेयर वैल्यू का 1% जो है ना वो पे करूँगा। अच्छा काश भाई, बेसिकली ये है कि फ़ेयर मार्केट वैल्यू जितने आपकी एसेट हैं ना जो आपने अपने रिटर्न में शो किए हुए हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ने उस पर अप्लाई होता है। लेकिन अब ये है कि जब हम टैक्स रिटर्न में जमा करवाते हैं तब सेक्शन 7E को पहले इम्प्लीमेंट नहीं होता था, इसलिए FBR ने जितने भी रजिस्ट्रार हैं, सोसाइटियाँ हैं, उनको कहा कि जब कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करेगा तो सेल करते वक्त आपने उस पर 7E लेना है। मतलब जब आप प्रॉपर्टी सेल करें तब आप पे 7E अप्लाई होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी आज से 10 साल पहले, लेट्स सपोज तब उसकी कॉस्ट की 5 मिलियन, लेट्स सपोज 50 लाख, और अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 25 मिलियन, 2.5 करोड़, तो जो सेक्शन 7E है वो अप्लाई होगा 2.5 करोड़ पे। यही इसकी इम्प्लीकेशन है। इसकी वजह से लोग स्टे में गए, कोर्ट्स में गए, कोर्ट ने स्टे दिया, और अभी जो रिसेंट जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट की, वो आपके इसी क्वेश्चन पे है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो बंदे ने प्लाट जिस कॉस्ट पे ख़रीदा हुआ है आपने 7E उस पे लगाना है। अब लेट्स सपोज आपने जो प्लाट ख़रीदा है 5 मिलियन, तो आपका 5 मिलियन पे लगेगा अकॉर्डिंग टू लाहौर हाई कोर्ट। इसके बाद भी लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। फ़िलहाल ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि जब आपके क्वेश्चन जवाब ये है कि 25 मिलियन जो आपकी है कॉस्ट, उस पर आपका 7E लगेगा पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में फेयर मार्केट वैल्यू पर लग रहा है।
अच्छा, यानी कि ये एक रिलीफ है कि जो ना परचेजिंग जो रेट है ना उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगना है, मौजूदा वैल्यू के ऊपर टैक्स नहीं लगना है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जो है ना वो अप्रिशिएट होती है, तो आपको वो पेनल्टी नहीं है कि आपकी अप्रिशिएट क्यों हुई है। अच्छा, अब ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इनकम अपनी टैक्स रिटर्न में जो है ना शो की होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की होती है। तो अब इसकी डिक्लेरेशन जो है ना वो लेने का तरीकाकार क्या है? जिन्होंने प्रॉपर्टी शो की हुई है, क्या उनको भी डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है? और जिन्होंने शो नहीं की उनको लिए भी क्या ज़रूरी है? और ये डिक्लेरेशन लेते कैसे हैं? ये जो बेसिकली रिटर्न में शो करने का ताल्लुक है ना, सेक्शन 7E, इसके लिए एफबीआर ने टैक्स ईयर 2023 अभी लास्ट ईयर जो हमने रिटर्नें जमा कराई हैं, वहाँ उन्होंने स्पेशल एक नया टैब ऐड किया कैपिटल एसेट के नाम से। वहाँ हमने सारे एसेट अपने शो करने थे जिस पे 7E अप्लाई होगा या नहीं होगा। एसेट हमने सारे शो करने हैं, आगे अगर नहीं अप्लाई होगा तो हम आगे एग्जाम्पशन लिख देते हैं कि इस पर अप्लाई नहीं होना। तो अगर हमने वो फॉर्म फिल किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी हम जब सेल करने जाते हैं वो फॉर्म हमने फिल किया हुआ है, तो जो हमारा रेलिवेंट कमिश्नर होगा वहाँ से आप हमारे से रब्ता कीजिए, हम आपको एक सर्टिफिकेट लेके देंगे कि हमारे इस बंदे पे सेक्शन 7E अप्लाई नहीं हो रहा। और ये जो सर्टिफिकेट है उसको लेने में कितना टाइम लगता है? क्या ये वन डे प्रोसेस है? क्या ये ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है? क्या ये जो ना वो लोग अपने तौर पे एफबीआर की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं? जी काशिफ भाई, जिन्होंने अपनी रिटर्न में बेसिकली इसको शो किया हुआ है, वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं, एक वेल्थ स्टेटमेंट में शो करना होता है, वो तो पहले ही हम कर रहे होते हैं। टैक्स ईयर 2023 में उन्होंने कैपिटल एसेट का फॉर्म दिया, वहाँ पे अगर हमने शो किया होता है तो उसको विद इन 1 डे भी वो मिल जाएगा फॉर्म। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, आगे फिर कमिश्नर जो उसका है उससे हम फॉर्म आपको लेके दे देंगे। लेकिन जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, वहाँ रिटर्न में शो नहीं किया हुआ, उसका सर ज़्यादा टाइम होगा, वो भी विद इन 1 वीक हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कि उनको लेके दे दें। अच्छा रऊफ साहब, ये तो क्लियर हो गया कि जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टीज़ शो की हुई हैं, जब वो सेल करेगा तो उसको कोई नया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर्टीज़ शो नहीं की, तो वो विद इन 1 वीक, या हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी भी मुकम्मल हो जाए 2 या 3 दिन के अंदर, या इसे भी जो है ना वो 1 डे कोई एफबीआर इसकी जो है ना वो कोई जो ना फैसिलिटी निकाल दे, तो क्या उसको फिर 2.5 करोड़ की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट उसको उसी वक्त जो है ना टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, या टैक्स भी जो है ना डिले किया जा सकता है? यानी कि सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन हमें फौरी तौर पे मिल जाए और टैक्स जो है ना वो आप उसको जो है ना डिले कर दें किसी तरीके से। अच्छा जी काशिफ भाई, जिन्होंने शो नहीं किया तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कैपिटल एसेट का फॉर्म भी फिल नहीं किया होगा, रिटर्न भी फिल नहीं की होगी। रिटर्न फिल भी किया तो कैपिटल एसेट उन्होंने शो नहीं किया, तो जब कैपिटल एसेट में शो नहीं किया तो कमिश्नर जो है वो उसका सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। तो उस पर जब वो प्लाट अपना कोई सेल करेगा तो जो रजिस्ट्रार होगा वो उसी टाइम उससे 1% ले लेगा। लेकिन आपने जो कहा कि 25 मिलियन पे नहीं लेगा, वो जो हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी हैं, जो सेल कर रहे हैं सिर्फ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे लेगा, 25 मिलियन पे नहीं लेगा। जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं वो 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन पे 1% ले लेगा। अच्छा रऊफ साहब, ये आप अपने तजर्बे से बताइएगा कि कितने को लोग हैं जो इस 7E की जो ना वो शिक्के से मुतासर होंगे और इसके जो ना टैक्स की जो ना वो उनको अदा करना पड़ेगा? ये काश साहब, जैसे पहले मैं आपको बताया कि सेक्शन 7E बेसिकली जब हम इसको स्टार्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लगता है ये बहुत से हर इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है सिर्फ रेजिडेंट पे अप्लाई होगा। सेकंड में मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पशन भी बताई हैं, तो एग्जाम्पशन को निकाल के अगर बाकी जो मेरे कैपिटल एसेट हैं इमूवेबल वो 25 मिलियन वो है, तो तब ये अप्लाई होगा। तो हमारे पास ऐसे कोई ज़्यादा तो केसेस नहीं आते, चंद एक ही केसेस होते हैं पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर हैं जिन पे ये अप्लाई हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है वैसे, तो जिन पे ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में कहाँ होती हैं, और इन्होंने वैसे भी एग्जाम्पशन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पशन दी हुई हैं। अच्छा, इससे जो ना मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो ना ये अप्लाई नहीं होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो 7E का टैक्स पे किए बगैर जो ना चाहे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल कर सकते हैं, क्या ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल, जब सेक्शन 7E हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस पर पहले लिखा होता है ये इंप्लीमेंट होगा रेजिडेंट टैक्स पेयर पे। तो रेजिडेंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है वो तो रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं होते, वो तो कोई साल में 1-2 दफ़ा आते हैं। तो जो 1 महीना या 2 महीने पाकिस्तान में रह भी जाएँ तो टैक्स की नज़र में ना वो रेजिडेंट नहीं होते, तो नॉन रेजिडेंट पे ये अप्लाई नहीं होना। बाकी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसके लिए भी बहुत सारी एग्जाम्पशन है। तो चंद है कि ऐसे हमारे पास अभी तक केसेस आए हैं जिन पर ये अप्लाई हो सकता है। तो अगले कन्फ्यूजन ये होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सेक्शन 7E के आने की वजह से प्रॉपर्टीज़ बड़ी हिट हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ का काम वो बैठ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको गौर से पढ़ें, सारी एग्जाम्पशन भी इसकी निकालें, तो चंद एक ही केसेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है उन पे ये अप्लाई होगा। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस को सेक्शन 7E तो ज़्यादा हिट नहीं करने वाला। बाकी आपकी फील्ड है, आपको बेहतर इसमें पता होगा।
थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब, आपने बड़ी अहम जो है ना मालूमात हमारे साथ शेयर की, और हमारा भी यही जो है ना एनालिसिस है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो फाइल करते हैं और अपने सारे एसेट्स उसमें शो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट में जो डिफरेंस था ना, उसने जो है ना वो लोगों को पिछले काफ़ी सालों से ग्रेजुअली ये इनक्रेज किया है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करें और अपने एसेट भी उसमें शो करें। तो मेरा भी यही ख्याल है कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में 7E एक तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि रियल एस्टेट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ना 7E जो है ना वो सिरे से अप्लाई नहीं होता। और जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एग्जम्पशंस हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो है ना वो रियल एस्टेट को रेगुलेट ज़रूर करेगा, टैक्स नेट में जो ना लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन इससे बिज़नेस मुतासर नहीं होगा।